नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बायोफ्यूल अर्थात जैव ईंधन जैसे बायोडीजल, बायोपेट्रोल से संबंधित है। यह बड़ी कीमती जानकारी है और निश्चित रूप से इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। यह ईंधन का एक ऐसा विकल्प है, वैकल्पिक स्रोतों में से एक ऐसा स्रोत है जिस पर आज भारी चर्चा हो रही है, काफ़ी अधिक चर्चा हो रही है। तो यहाँ इस संदर्भ में जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा शब्द है जैव ईंधन, तो जैव ईंधन का मतलब जैव स्रोतों से प्राप्त ईंधन ही जैव ईंधन है। हालांकि जैव स्रोत तो लकड़ी भी है, फॉसिल्स फ्यूल भी हैं, जीवाश्म ईंधन, कहीं न कहीं वो भी जैव ईंधन ही है। लेकिन यहाँ बात इस लकड़ी, सामान्य लकड़ी और कोयले की नहीं हो रही है। ये ऐसा ईंधन जो हमारे पास जैविक उत्पाद हैं या जैविक जो अपशिष्ट हैं, जैसे धान की भूसी है, गेहूं का भूसा है, या और भी घर के अपशिष्ट हैं, नगर अपशिष्ट हैं, ठोस अपशिष्ट हैं, इनको प्रोसेस करके जो ईंधन बनाया जाएगा उसको जैव ईंधन कहा जाएगा। और आज इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। और अभी सितंबर में जो G20 का सम्मेलन हुआ था, भारत की पहल पर ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बन गया है और निश्चित रूप से इसमें भारत का भारी योगदान था। तो हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि नाम है जैव ईंधन, ये जैविक स्रोतों से ही प्राप्त होता है। यह परिकल्पना काफ़ी पुरानी है, यह आज की परिकल्पना नहीं है। लगभग 2 से 3 दशक से इस पर चर्चा चल रही है और भारत इसका प्रमुख एक उत्पादक भी है आज। लेकिन प्रारंभ में जो जैव ईंधन की कल्पना की गई थी उसमें बायोपेट्रोल और बायोडीजल, बायोपेट्रोल का मतलब गन्ने से इथेनॉल प्राप्त करना और बायोडीजल का मतलब जैट्रोपा या रतन जोत की बीज से तेल और उसको प्रोसेस करके बायोडीजल प्राप्त करना। तो प्रारंभ में इसी स्तर तक हमारी संकल्पना थी। लेकिन बाद में जो और भी जैविक अपशिष्ट हैं, नगर के जैविक अपशिष्ट, तमाम अपशिष्ट हैं, और भी जैसे पराली है, गेहूं का भूसा है, धान की भूसी है, बहुत सारे जैविक अपशिष्ट हैं, इनको भी प्रोसेस किया गया और इनसे भी मतलब हमने ईंधन प्राप्त किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि जैव ईंधन जैविक अपशिष्टों और जो फसलोत्पाद हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, उसी को जैव ईंधन कहेंगे। तो इसके स्रोत को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला, फसलों से जो सीधे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उनको प्रोसेस करके ईंधन तैयार करना। दूसरा, जो फसलों के अवशिष्ट हैं, तो फसलों के अवशिष्ट में सबसे खास तो धान की भूसी है, गेहूं का भूसा है, पराली है, नगर के ठोस अपशिष्ट जो घर के अपशिष्ट हैं, गांव में जो इस तरह के अपशिष्ट हैं, ठीक है, तो बहुत सारे अपशिष्ट इसमें आते हैं। उनको प्रोसेस करके जो ईंधन प्राप्त किया जाता है वो भी जैव ईंधन है। अब इसका विकास विगत 2-3 दशकों में क्रमशः होता चला गया और इसका विकास आज चौथी पीढ़ी तक पहुंच गया है। तो हम इसकी पीढ़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो जैव ईंधन तैयार किया गया उनमें बायोडीजल और बायोपेट्रोल था और आज पूरे संसार में इसकी भारी डिमांड है। तो प्रथम पीढ़ी के तहत जो बायोफ्यूल्स हैं या जैव ईंधन है उनको प्राप्त किया जाता है सीधा जो फसलोत्पाद हैं उनसे। इसमें अपशिष्ट की चर्चा नहीं है, सीधे फसलोत्पाद से इनको प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। तो फसलोत्पाद में क्या है, सबसे खास गन्ना है, गन्ने के रस को प्रोसेस किया जाता है, उससे इथेनॉल प्राप्त होता है, उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसी तरह से जैट्रोपा या रतन जोत के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके डीजल का विकल्प रखा जाता है। इसी तरह से हम बायोडीजल, बायोपेट्रोल की बात करें तो खास करके बायोपेट्रोल मक्के से भी प्राप्त किया जाएगा, स्टार्च या हम शकरकंद से भी कह सकते हैं। तो मतलब सीधे वनस्पति उत्पाद या फसल उत्पाद से प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जो ऐसे इस तरह से प्राप्त होते हैं। द्वितीय पीढ़ी, इसके विकास की द्वितीय पीढ़ी तब शुरू होती है जब ऐसे अपशिष्ट जो फसलोत्पादन के दौरान जो अपशिष्ट बच जाते हैं, कूड़ा करकट बच जाता है, उनको प्रोसेस करके जो फ्यूल तैयार किया गया, ठीक है, उनको हम द्वितीय पीढ़ी में रखते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो फ्यूल हैं जिसमें बायोडीजल, बायोपेट्रोल भी है, उनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है और उनके प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन द्वितीय पीढ़ी में जो फ्यूल तैयार किए गए अपशिष्टों से उनमें कार्बन प्रतिशत थोड़ा कम है, तो वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। अब तृतीय पीढ़ी में शैवालों से ये शैवालों को प्रोसेस करके उनसे प्राप्त किया जाएगा, या इस पर रिसर्च चल रहे हैं। तो तृतीय पीढ़ी में शैवालों से या शैवालों को प्रोसेस करके जैविक ईंधन प्राप्त किया जाएगा। ये बहुत बहुत कीमती होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन अंश लगभग नगण्य है और यह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं डालेगा और यह पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल होगा। अब चौथी पीढ़ी की भी बात चल रही है। चौथी पीढ़ी में जो बायोफ्यूल तैयार होगा वो जीएम फसलों या आनुवंशिक रूप से जो मॉडिफाइड फसल हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलें हैं, उनसे प्राप्त किया जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बड़े संक्षेप में बताया कि बायोफ्यूल या जैव ईंधन की प्रगति अब तक चौथे चरण में पहुंच चुकी है। प्रथम चरण में सीधे फसलोत्पाद जैसे गन्ना, जैट्रोफा, मक्का आदि। द्वितीय में अपशिष्ट हैं, फसलोत्पाद के अपशिष्ट हैं, ठोस अपशिष्ट, नगर अपशिष्ट हैं। तृतीय पीढ़ी में शैवालों से और चतुर्थ पीढ़ी में जीएम फसलों आदि से। तो इस तरह से बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल का यहाँ हमारा कतई तात्पर्य नहीं है कि केवल बायोडीजल और बायोफ्यूल, लेकिन बायोडीजल और बायो पेट्रोल का उत्पादन संसार में लगभग कोने कोने में हो रहा है। इसका जहाँ जहाँ गन्ने का उत्पादन हो रहा है, जहाँ जहाँ जैट्रोफा की खेती हो सकती है, वहाँ उत्पादन किया जा रहा है। भारत में भी है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति केंद्र सरकार की है, उसके तहत बहुत पहले से ही पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लक्ष्य 2022 तक 10%, पहले 5% रखा गया था, फिर 2022 में तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। इसके बाद 2030 तक पेट्रोल में 20% तक का इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने उस समय को घटाकर 2025-26 कर दिया है। यानी 2025-26 तक ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जिस कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल आज निर्मित हो रहा है भारत में, यह कच्चा तेल इसकी लगभग 80% आपूर्ति हमको बाहर से मंगानी पड़ती है, आयात करना पड़ता है। उस पर बहुत भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर हम पेट्रोल में इस तरह से विकल्प बायो पेट्रोल का चुन लेते हैं और उसका मिश्रण बढ़ा देते हैं, या आगे 50% तक भी हो सकता है। संभावना है कि 100% इथेनॉल से ही हमारी गाड़ियां चलें। आगे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होनी ही होनी है। तो इससे जो हमारी निर्भरता विदेश पर है, कच्चे तेल जो बाहर से मंगाते हैं उन पर जो निर्भरता है वो कम होगी और बहुत भारी विदेशी मुद्रा की हमारी बचत होगी। अब बायोडीजल, हवनजोत, जैट्रोफा, ये गांव-गांव में होने वाला पौधा है और हर मौसम में ये लगभग उर्वरा क्षेत्र भी नहीं है, कम उर्वर भूमि है, उस पर भी उग जाएगा। सब लोग इससे परिचित हैं। शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो जैट्रोफा या रतन जोत से परिचित न हो। यह एक तरफ से जंगली पौधा है, लेकिन अब तो ये इतना कीमती हो गया है कि इसकी सरकार द्वारा खुद खेती कराने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो जैट्रोफा कहीं भी उगाया जा सकता है, खेत के किनारे, मेड़ पर, ठीक है, जो खाली जमीन है, परती भूमि है, उन पर उगाया जा सकता है। और जैट्रोफा को भारी बढ़ावा देकर हम एक तरफ से डीजल का विकल्प चुन सकते हैं। उसके बीज से जो तेल प्राप्त किया जाएगा उसको प्रोसेस करके हम डीजल का विकल्प दे सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा स्रोत है। अब जैसे डीजल में कार्बन अंश है, पेट्रोल में भी कार्बन अंश है, इनमें भी है, लेकिन इनमें उसके मुकाबले कम है। तो निश्चित रूप से यह वातावरण, थोड़ा बहुत तो वातावरण अनुकूल है ही। और अभी इतना जल्दी पेट्रोल, न तो पेट्रोल जाने वाला है और न ही डीजल, अभी इसका बहुत लंबे समय तक प्रयोग होगा। तो अभी बहरहाल हम कम से कम बायो पेट्रोल या इथेनॉल और बायोडीजल को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बढ़ावा देने से एक बात है कि जैसे गन्ने को किसान सीधा ला के चीनी मिल पर बेचते हैं, जो उनको लाभ मिलता है, जिस दिन यह प्रगति बढ़ जाएगी, इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, उस दिन किसानों का लाभ और बढ़ जाएगा। संभावना है कि गन्ने की कीमत और बढ़ा दी जाए। तो निश्चित रूप से गन्ने की कीमत बढ़ती है तो हमारे किसान समृद्ध होंगे। तो किसानों की समृद्धि के लिए ये बायोफ्यूल आगे आने वाले समय में बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। पराली जला दी जा रही है, धुआं निकल जा रहा है, ठीक है, और इससे कितना वातावरण प्रदूषित हो जा रहा है और पूरा हिमालय तक इसे प्रदूषित हो जा रहा है। चारों तरफ धुंध छा जाता है, उससे बचा जा सकता है। तो
प्रगति है और काम बहुत तेजी से चल रहा है और आगे आने वाले समय में न जाने इससे कितना लाभ होने वाला है। एक तरफ किसानों की आय में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, तो देश की तरक्की में भी यह बायोफ्यूल अपना अहम रोल अदा करने वाले हैं और देश के आर्थिक विकास में इनका बड़ा योगदान होने वाला है। तो यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब भारत की मेजबानी में ही नई दिल्ली में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी। इसी सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा की गई। भारत ने ही पहल किया था और यह गठबंधन बन गया है। अब बायोपेट्रोल कहें या इथेनॉल कहें, तो इथेनॉल के सबसे बड़े उत्पादक भारत, ब्राजील और अमेरिका है। 85% उत्पादन इन्हीं 3 देशों में होता है। अब इस अलायंस के बनने से पूरी दुनिया में तकनीकी का हस्तांतरण होगा और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारी काम होगा। तो निश्चित रूप से यह अलायंस भारत की पहल है, तो भारत को इससे आगे लाभ मिलने वाला है। भारत वैसे भी लाभ में है क्योंकि भारत में इसके लिए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, केवल इसको बढ़ावा देने की जरूरत है। किसान भी लाभान्वित होंगे और भारत की तरक्की भी होगी। तो यह अलायंस बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 सम्मेलन की और हमारे लिए गर्व की बात है। अब इस अलायंस में कुल जो देश शामिल हैं, कुल देश 19 शामिल हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो हम उसका नाम ले लेते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, आइसलैंड, केन्या, गयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। ये 19 देश सीधे सीधे शामिल हैं। फिर 12 संगठन इसमें शामिल हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व LPG संगठन, UN एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बायोफ्यूल्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच। ये 12 संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं। और एक और बच रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एवं वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। तो ये 12 संगठन हैं जो इस अलायंस में शामिल हैं। अब चूंकि इसमें 12 संसार के सबसे बड़े बड़े संगठन शामिल हैं, तो अमूमन अगर पूरे इनमें जो देश शामिल हैं, इन संगठनों में सबका कैलकुलेशन किया जाए, 19 देशों को रखा जाए, तो लगभग दुनिया के सारे महत्वपूर्ण देश इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। तो यह अलायंस बहुत बड़ा आगे इसका महत्व बढ़ने वाला है। भारत के लिए विशेष रूप से इसका महत्व होगा। तो जो हमने आपको एक जानकारी देने की कोशिश की बायोफ्यूल, हमने इतनी बड़ी जानकारी नहीं दी। हमने एक इस चैनल के माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक जागृति के लिए एक पुनः यह चैप्टर को हमने खोलने का प्रयास किया है कि यह चैप्टर हमेशा खुला रहे, लोग इसके बारे में सोचें, हमारे किसान भी इसके बारे में सोचें, हमारे युवा सोचें और इस फील्ड में निश्चित रूप से जिसको जिस स्तर पर रचनात्मक काम करना है वो काम करें और बायोफ्यूल्स को देश में बढ़ावा मिले। इससे एक तो वैकल्पिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे हमारी ऊर्जा की जो डिमांड है वो पूरी होगी। दूसरा, जो ऊर्जा संकट की बात चलती है, ऊर्जा संकट भी इससे पूरा हो जाएगा और जो हमारी परंपरागत ऊर्जा पे, फॉसिल फ्यूल पे या यूं कहें कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पे जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। तो जैसा कि भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, उस दिशा में ये बायोफ्यूल भी मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो आज की यह जानकारी यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।